हम सबको मालूम है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग अपने राज्य से दूसरे राज्यों में वो बिहार में रहते हैं। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य बिहार ही था और आज 15 साल के उनके शासन के बाद और उनके आर्थिक विकास के दावों के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। आप देख रहे हैं कि नल के जल की योजना की क्या स्थिति है। कहीं नल है तो जल नहीं और जल है तो नल नहीं। बिहार को बदलने के लिए सब ये तय करें कि मिलकर सामूहिक प्रयास से ही कोई बात बन सकती है। कोई एक व्यक्ति या दल 70 साल और 13 करोड़ लोगों के पिछड़ापन को आकर ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए 2 अक्टूबर से पूरे बिहार के लिए एक पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा नेशनल हाईवे को नापने के लिए नहीं, 3000 किलोमीटर की पदयात्रा, जिसके द्वारा कि बिहार में जितने भी गांव, पंचायत, ब्लॉक, शहर, गली मोहल्ले, जहां पर भी जाना है, जहां पर भी लोगों से मिलने की ज़रूरत है, लोगों से बात करनी है, लोगों से कुछ सीखना समझना है, उनसे मिला जाए, उनसे बात करा जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए। इस प्रयास के तहत 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। महीनों से मई महीने के 5 तारीख को मैंने एक घोषणा करी थी। जन सुराज अभियान के बैनर के तहत बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मैंने एक प्रयास शुरू किया है। ऐसा क्यों है? बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत क्यों है? हम सबको मालूम है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग अपने राज्य से दूसरे राज्यों में वो बिहार में रहते हैं। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। करीब करीब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। ये जो स्थिति है ये क्यों बनी है? बिहार, जिसका हर एक गौरवशाली इतिहास रहा है, 50 और 60 के दशक में जो राज्य देश के सबसे अच्छे वेल गवर्नड स्टेट में जिसकी गिनती होती थी, वहाँ से आज हम देश में सबसे निचले स्थान पर कैसे आ गए? उसकी एक बड़ी वजह 1967 1965 के दशक से, 1960 के दशक में 1965 के बाद से जो राजनीतिक अस्थिरता रही, जिस पर बहुत चर्चा नहीं होती है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको इस ध्यान होगा कि 1967 से 1990 के बीच में बिहार में 25 सरकारें, 23 साल के अंदर 25 सरकारें आईं और गईं। राजनीतिक अस्थिरता के उस दौर ने बिहार को विकास के मामले में कहीं न कहीं दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे छोड़ दिया। उसके बाद 15 साल लालू जी का राज रहा। लालू जी का जो अपना दावा है उनके पार्टी का या उनके जो सुपुत्र हैं उनका, कि भाई हमारे राज्य में कुछ आर्थिक विकास हुआ या नहीं, हमने सामाजिक न्याय का काम किया, समाज में जो दबे पिछड़े लोग हैं उनको आवाज़ दी। मैं बिल्कुल आपके ऑन कैमरे पर ये कहने से मुझे कोई हिचक नहीं है कि लालू जी के उस दावे को मान लेने में कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है कि ठीक है भाई आपने सामाजिक न्याय किया। नीतीश जी बताते हैं कि 2005 से उन्होंने आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास भी किया है। बिल्कुल इस बात में भी दम है कि नीतीश जी के राज में कुछ विकास हुआ है। सड़क थोड़ी बन गई है, बिजली आ गई है, कुछ दूसरी आधारभूत सेवाओं और संरचनाओं में भी कुछ सुधार जरूर हुआ है। लेकिन ये सुधार इतना काफ़ी नहीं है, इसकी रफ्तार ऐसी नहीं रही है जिससे बिहार के लोगों की ज़िंदगी बदल सके। 1990 में जब लालू जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो भी देश का सबसे गरीब राज्य बिहार था। प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम उस समय बिहार में था। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य बिहार ही था और आज 15 साल के उनके शासन के बाद और उनके आर्थिक विकास के दावों के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। ये आपको क्या बताता है कि जिस रास्ते पर आप चलकर आ रहे हैं पिछले कई सालों से, दशकों से,
इस रास्ते पर चलकर आप बिहार को विकसित राज्य नहीं बना सकते हैं। थोड़ा बहुत विकास हो सकता है, थोड़ी बहुत तरक्की हो सकती है, लेकिन 50-60 साल के पिछड़ापन जो राज्य के लोगों को झेलना पड़ रहा है, दूसरे राज्य बहुत आगे निकल गए। वो चीज़ अगर बदलनी है तो आपको एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। 2015 में मैं यहाँ आया था, महागठबंधन का एक प्रयोग किया गया, उसको राजनीतिक सफलता भी मिली, सरकार भी बन गई और 7 निश्चय का एक एजेंडा भी बनाया गया था। हम में से कई लोगों को लगता है कि अगर सरकार आपके मुताबिक बन जाए, उसका एजेंडा आप तय कर दें, तो चीज़ें समाज में बदल सकती हैं। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि बिहार में सरकार 2015 में हमारे मन के मुताबिक बनने के बाद भी 7 निश्चय उसका एजेंडा होने के बाद भी आज व्यवस्था में कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन बिहार में नहीं हुआ है। 7 निश्चय में जो वादे किए गए वो आज तक पूरे नहीं किए गए। 7 निश्चय का पहला वादा था कि बिहार में जितने युवक बेरोजगार हैं उनको कम से कम 1000 रुपया हर महीने का मासिक सहायता मिलेगा। कोई बिहार में मुझे युवक ऐसा नहीं मिला जिसको ये सहायता मिला हो। बिहार के 7 निश्चय प्रोग्राम में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई थी, ताकि 12वीं क्लास से आगे पढ़ाई करने के लिए किसी भी बच्चे को परिवार के आर्थिक संसाधनों पर डिपेंडेंट न होना पड़े, उसको बैंक से सरकारी गारंटी पर सस्ते दर पर लोन मिल सके। ये बहुत लोगों को आज इसका फ़ायदा नहीं हुआ। 7 निश्चय में बताया गया था हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि नल के जल की योजना की क्या स्थिति है। कहीं नल है तो जल नहीं और जल है तो नल नहीं। 7 निश्चय में लोगों ने बताया था कि भाई हर गली और नली का पक्कीकरण होना चाहिए। हम लोग मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, आपने देखा होगा गाँव की गलियों और नलियों की बात तो छोड़ दीजिए, बरसात होता है तो आधा मुजफ्फरपुर शहर में घुटने भर पानी लगता है, आपको मालूम है। मैं आपको ये 7 निश्चय के अवलोकन और उसका मूल्यांकन करने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन आपके मन के मुताबिक हो भी जाए, उसका एजेंडा आप बना भी दें, तो भी ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। इसलिए जो मैं अभी जो प्रयास कर रहा हूँ, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का है। एक सिर्फ दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राजनीतिक दल अगर बने तो बिहार वो किसी एक व्यक्ति प्रशांत किशोर का दल ना हो, वो किसी एक परिवार का दल ना हो, किसी एक जाति एक वर्ग का दल ना हो, वो बिहार के सब अच्छे लोगों का दल हो, जो बिहार के सारे लोग एक साथ में आकर मिलकर एक मंच पर तय करें कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक नए राजनीतिक दल की जरूरत है, तो दल बनाया जाएगा। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, वो दल उन सारे लोगों का होगा जो आकर इस मंच में एक साथ जुड़ना चाहते हैं। अब इसकी 3 मूलभूत बातें हैं। नई राजनीतिक व्यवस्था मेरी समझ से 3 मूल बातों पर निर्भर करेगी। सही लोग कि ये जो दल बनाया जाए वो समाज के जो सही लोगों को एक साथ जोड़कर बनाया जाए, वो मिलकर तय करे कि दल बनाना है कि नहीं बनाना है। दूसरा, उसका एजेंडा पहले से तय हो, जिसको हम लोग सही सोच कह रहे हैं। और तीसरी बात, बिहार को बदलने के लिए सब ये तय करें कि मिलकर सामूहिक प्रयास से ही कोई बात बन सकती है। कोई एक व्यक्ति या दल 70 साल और 13 करोड़ लोगों के पिछड़ापन को आकर ठीक नहीं कर सकता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि साहब आप जिन सही लोगों को ढूंढने निकले हैं उसका पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है? मेरे पास कोई यंत्र नहीं है कि मैं देखकर बता दूं कि कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए उसका रास्ता क्या है? तो जैसे दही से मक्खन निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है, उसी तरह समाज से अच्छे लोगों को निकालने के लिए, सही लोगों को इस मंच पर लाने के लिए समाज को मथना पड़ेगा। इसलिए जो मेरा पहला प्रयास है आने वाले 1-1.5 साल तक, वो सिर्फ और सिर्फ समाज में लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना, उनसे संवाद स्थापित करना, उनसे सीखना, उनसे समझना और उनको इस बात के लिए समझाना
कि बिहार को अगर बेहतर बनाना है, बिहार को 10 साल 15 साल में विकसित राज्य बनाना है, तो उसके लिए बिहार के सब सही लोगों को एक साथ आकर एक मंच पर मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। इस दिशा में जैसे आज मैं आपके ज़िले में हूँ, पिछले 15 दिनों से ये दौरा मैंने शुरू किया है। मैंने 5 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अभी से लेके पटना में जो मैंने 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बताया था कि इस मिलने के सही लोगों को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, इसके पहले चरण में 4 महीने में मैं बिहार के हर जिले ब्लॉक जहाँ पर भी जा सकता हूँ वहाँ जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा। उस समय कोई 16,500-17 हज़ार लोग ऐसे थे जिनको मेरी टीम ने संपर्क किया था या जिन्होंने हम लोगों को संपर्क किया था, जो मिलना चाहते थे या बात करना चाहते थे या अपनी बात बताना चाहते थे। वो संख्या बढ़ के अभी 70,000 से ज़्यादा हो गई है। 70,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो स्वयं मिलना चाहते हैं या अपने साथ कुछ लोगों के साथ बैठकर ये चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि हर ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए। तो अभी से लेकर सितंबर तक मैं ऐसी सारी छोटी गोष्ठियों में जा रहा हूं। आज अभी आपके साथ प्रेस से बात कर रहे हैं, अभी आप आधे घंटे के बाद देखेंगे यहाँ पर मुजफ्फरपुर में ऐसे सैकड़ों लोगों ने जिन्होंने मिलने के लिए समय मांगा होगा, उनसे अभी मैं मिलूंगा, उनसे संवाद करूंगा। अभी आपसे मिलने से पहले मैं यहाँ पर जिला परिषद में जीते हुए जो लोग हैं उनके साथ बैठा हुआ था। उससे पहले मैं यहाँ किसान चाची के गाँव गया था, उनको देखने, उनके अनुभव और उनके साथ जो महिलाएँ जुड़ी हुई हैं उनके अनुभव को सीखने समझने गया था। तो इस तरह का जो प्रयास है वो अभी सितंबर तक लगातार चलता रहेगा, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसलिए 2 अक्टूबर से पूरे बिहार के लिए एक पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा नेशनल हाईवे को नापने के लिए नहीं, 3000 किलोमीटर की पदयात्रा, जिसके द्वारा कि बिहार में जितने भी गांव, पंचायत, ब्लॉक, शहर, गली मोहल्ले, जहां पर भी जाना है, जहां पर भी लोगों से मिलने की ज़रूरत है, लोगों से बात करनी है, लोगों से कुछ सीखना समझना है, उनसे मिला जाए, उनसे बात करा जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए। इस प्रयास के तहत 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। और जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए, ऐसा नहीं कि 10 दिन पदयात्रा किए और फिर 2 दिन ब्रेक लेकर पटना में बैठे। एक बार 2 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे। जहां पर शाम हो गई वहीं पर उसी गांव में सोएंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। अगर बीमार नहीं पड़े या फैमिली में कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो इस पूरे यात्रा को हम लोग का अनुमान है कि करीब करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। इस 1 से 1.5 साल में बिहार के हर कोने में, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर ब्लॉक, हर पंचायत में पहुंचने का प्रयास करेंगे। वहां लोगों से मिलेंगे, लोगों से सीखने का, सुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद ही आगे का कोई जो रास्ता है वो सार्वजनिक करेंगे। आप में से कई लोग पत्रकार हों या जो यहाँ बिहार के लोग हैं, वो ये भी पूछते हैं कि आपका शिक्षा को लेकर क्या प्लान है, बेरोजगारी को लेकर क्या प्लान है, बिहार को बदलने को लेकर आपका क्या प्लान है। मैं उस विषय में आपको एक सूचना आपको देना चाह रहा हूं कि बिहार के समग्र विकास के लिए 15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, ये ऐसे 15 विभिन्न क्षेत्रों में मैंने कोई 250 लोगों को एकत्र किया है। 250 ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने विषय के जानकार हैं, और उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं या बिहार से जुड़े हुए लोग हैं। उनको हमने 250 लोगों को 15 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, जो हर एक सब्जेक्ट पे बिहार के 10 साल 15 साल का ब्लूप्रिंट उस सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए शिक्षा हो गई, तो शिक्षा में क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, उसका एक 10 साल का ब्लूप्रिंट वो बनाएंगे, बना रहे हैं अभी। उसमें मेरी सोच भी शामिल होगी, लेकिन उसको सार्वजनिक करने से पहले ये पूरी पदयात्रा का जो काम है इसको पूरा करेंगे। इसलिए कि अभी जो ब्लूप्रिंट है वो मेरा और उनका ब्लूप्रिंट है, ये बिहार के लोगों का ब्लूप्रिंट नहीं है। लेकिन 1-1.5 साल पदयात्रा करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, उनके सुझावों को समाहित करने के बाद, इस पदयात्रा के खत्म होने के 3 महीने के अंदर बिहार के समग्र विकास के लिए 15 विभिन्न क्षेत्रों के 10 साल का पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट सार्वजनिक करेंगे।
ताकि जनता ये देख सके कि ये जो बात कह रहे हैं उसको करने के लिए प्रमाणिक तौर पर इनके पास कार्यक्रम क्या है, इसको ये करेंगे कैसे, ताकि पदयात्रा जब खत्म हो तो जितने लोगों से भी मैं पदयात्रा के दौरान मिलूंगा, जिनके पास भी कुछ अच्छा सुझाव होगा, उस सुझाव को समाहित करके बिहार के विकास के लिए 15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 साल में क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, उसका पूरा खाका पदयात्रा खत्म होने के 100 दिन के अंदर पब्लिक के साथ साझा करेंगे। आपको उसके बाद आप उसको एसेस कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें और कोई अपना सुझाव दे सकेंगे। एक बार पब्लिक का फिर से सुझाव लेने के बाद अगले साल नवंबर दिसंबर में उसको फाइनलाइज करेंगे और ये बताएंगे कि अगर बिहार में आगे बिहार का विकास करना है तो इन 15 क्षेत्रों को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। और वो जो डॉक्यूमेंट होगा, जो ब्लूप्रिंट होगा, वो किसी दल का नहीं होगा। अगर उस समय की सरकार या कोई दूसरा दल भी उसका कुछ लेना चाहे तो उनका भी स्वागत है। हम लोग का प्रयास ये है कि जो इतना लंबा प्रयास कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, समाज से जो भी निकल कर आए और जो भी बिहार के विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के विशेषज्ञ हैं, उनकी मदद से जो 10 साल का ब्लूप्रिंट बनाया जाए, उसको बिहार के लोगों के साथ साझा किया जाए, ताकि बिहार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार अगर चाहे तो उसका उपयोग बिहार के बेहतरी के लिए कर सकती है। आप कुछ दिन पहले तक विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अचानक ऐसी क्या पली आपके मन में कि आपने बिहार को प्रोजेक्ट में लेने का सोच रखा? दूसरा, कि जो अभी हालात हैं, जैसे प्रशासनिक स्तर पर दबाने का या धार्मिक स्तर पर ताना बना बुनने का, उसमें आप कहाँ तक अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं ऐसे लोगों में नहीं हूँ जो अचानक कोई निर्णय करता है। मैं जो भी निर्णय करता हूँ अपने जीवन में सोच समझ के करता हूँ। 2 मई 2021 को जब तमिलनाडु और बंगाल के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि अब मैं जीवन में आगे वो काम जिस काम से, जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार, सलाहकार, चुनाव प्रबंधन, ये सारे काम मैं अब जीवन में आगे कभी नहीं करूँगा। इसकी घोषणा मैंने मीडिया में 2 मई 2021 को की थी। उसके बाद 1 साल तक सब विकल्पों को सोचने, जांचने, परखने के बाद ये तय किया है कि अब बिहार में आना है और बिहार में आकर एक सिर्फ दल नहीं बनाना है, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना है, जिसमें दल तो बने लेकिन दल सही लोगों के साथ बने, एक सही सोच के साथ बने, जिससे सत्ता का परिवर्तन हो तो उसके साथ साथ व्यवस्था के परिवर्तन की दिशा में भी कदम उठाया जाए, सिर्फ सत्ता का परिवर्तन न हो। और वो इस बात पर भी से भी गाइडेड है कि जो मैंने आपको अपना 2015 का बिहार का अनुभव बताया या दूसरे राज्यों में जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, कि कई बार आप पार्टियों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर अगर चुनाव जीत भी जाते हैं, सत्ता आपके हिसाब से बन भी जाए, तो भी मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि उन राज्यों में या उन पार्टियों के साथ या उन नेताओं के साथ व्यवस्था बदल दी गई है। जो मैं अब कर रहा हूं ये पूरी तरीके से यहाँ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने को लेकर है, सिर्फ पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। आपने कहा कि आप चुनाव कैसे जीतिएगा। पहली बात तो अभी कोई बिहार में चुनाव है नहीं, अभी हम लोगों ने मैंने कोई दल बनाया नहीं। अगर दल बनाया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा तो एक बात तो आप मानिए कि जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आता है चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने तो जरूर आता है, इसकी थोड़ी बहुत समझ तो हमको जरूर है। तो आप ये मान कर चलिए कि चुनाव लड़ने के लिए जो कुछ भी किया जाना है वो सब सोच समझ कर आए हैं। मैं अपनी बातचीत के क्रम में भोजपुरी का एक कहावत बोलता हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बज कर बूझते हैं और दूसरे जो बुझ के बजते हैं। तो हमको आप सेकंड कैटेगरी में मानिए, जो बूझ कर बजे हैं, मतलब समझ कर आए हैं कि इसको करने में कितनी कठिनाई आ सकती है, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। मुझे इस बात का इल्म है कि ये कठिन और लंबा रास्ता है, लेकिन ये कठिन और लंबा रास्ता है इसीलिए मुझे करना है क्योंकि मेरी समझ से ये सही रास्ता है। बिहार के भविष्य को बदलने का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है सिवाय इसके कि बिहार के सारे सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए।
जी, आपने अभी तक जो शैक्षणिक योग्यता आपकी थी उसके आधार पर आपने चुनाव लड़ाया और एज अ बिजनेस के रूप में आपने उस पर काम किया। क्या ये जन स्वराज भी उसी तरह से ये ऐसा कोई प्लान है जिसके थ्रू जो आप ग्राउंड पर रिपोर्ट लेने जा रहे हैं उसको भी फिर बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें हम? मुझे नहीं पता है कि किस शैक्षणिक योग्यता की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता तो मेरी पब्लिक हेल्थ की है। शैक्षणिक योग्यता से आप राजनीति करते हैं ऐसी कोई पढ़ाई देश में अभी है नहीं। अगर आप जानते हैं तो आप बताएं। आपने कहा कि बिजनेस करते थे, आपकी नज़र में बिजनेस हो सकता है, और मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि मैं बिजनेस करता था कि क्या करता था। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी बात को मान भी लेता हूं कि मैं बिजनेस करता था, तो कोई चोरी तो नहीं करता था। अपने बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने हुनर से अगर ईमानदारी से मैंने कोई चीज़ क्रिएट की है, आप पत्रकारिता करते हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, दिन भर काम करते हैं तो उससे 2 रुपये कमाते हैं, उसमें खराबी क्या है? मैं बिजनेस नहीं करता था। लेकिन अगर आपकी बात को मान लें, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि आप जो पहले करते थे वो बिजनेस था, तो भाई चोरी तो नहीं करते थे, किसी के यहाँ डाका नहीं डालते थे, किसी से घूस नहीं लेते थे, अपनी योग्यता, अपनी हुनर से, और कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी हुनर से, अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं, और जो कुछ किया है वो अपने दम पर किया है, किसी ने हाथ पकड़कर वहाँ बैठाया नहीं है। एक प्रश्न है कि जब आप बिहार में आए और नीतीश जी से मिलकर के राजनीतिक शुरुआत की, तो क्या पृष्ठभूमि बना जिसमें कि आपका मोहभंग हुआ? आप जब उनको सलाह दे रहे थे, वो आपको उपाध्यक्ष बनाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रशांत जी के साथ बिहार को बदलना चाहते हैं, तो फिर कौन सी मोहभंग? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे देखिए, मेरा अपना जो स्वभाव है, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले दिन से इस बात की जानकारी थी कि मुझे बिहार में आकर कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। पिछले 10 साल में, और उसमें 2-3 साल बिहार से भी जुड़ा रहा हूँ मैं, ये मेरा प्रयास रहा है कि जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है उसी को किसी तरह से बेहतर बनाकर कुछ अच्छा अचीव किया जाए। उसी दिशा में मैं 2015 में भी आया था काम करने, और एक बार दोबारा 2018 में आया था, जब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। नीतीश जी ने उपाध्यक्ष बनाया, ये बताया कि आपके साथ आगे चलना है, वो सब ठीक बात है। नीतीश जी से मैं अलग क्यों हुआ, वो पब्लिक डोमेन में है। सीए एनआरसी के मुद्दे पर पार्टी के इंटरनल फोरम पर यह तय किया गया था कि हम लोग इस मुद्दे के विरोध में हैं। एक बार नहीं, 2 बार पार्टी के इंटरनल फोरम पर इसको फॉर्मली बताया गया, और नीतीश जी उस समय अध्यक्ष थे पार्टी के। फिर पार्लियामेंट में मैं कहीं था, पार्लियामेंट में पता चला पार्टी ने वोट कर दिया सीए एनआरसी के फेवर में। तो मैं आकर मैंने नीतीश जी से पूछा कि भाई, अगर पार्टी में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम सीए एनआरसी के खिलाफ में हैं, तो हम इसके पक्ष में पार्लियामेंट में वोट क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट में वोट अगर कर भी दिया तो कोई बात नहीं है, बिहार में लागू नहीं होगा। जैसा आपको मालूम है कि बिहार में उन्होंने विधानसभा में ये बात पारित कराया कि सीए एनआरसी लागू नहीं होगा। लेकिन उसको लेकर मेरे मन में ये तकलीफ थी कि भाई, अगर आप पार्टी में कह रहे हैं कि नहीं लागू करेंगे, पार्लियामेंट में उसके सपोर्ट में वोट कर रहे हैं, और विधानसभा में फिर उसके विरोध में प्रस्ताव ला रहे हैं, तो वो जो दौर था उसमें मैंने सार्वजनिक तौर पर उस पार्टी के स्टैंड का विरोध किया। जो उनको लगा कि पार्टी का जो डिसिप्लिनरी पैरामीटर है उसके बियॉन्ड था, उनका प्रीरोगेटिव है, उन्होंने मुझे हटा दिया। मैंने उसको स्वीकार, मैंने उनके डिसीजन को स्वीकार किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई, पार्टी उनकी है, अगर वो पार्टी को एक तरीके से चलाना चाहते हैं तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अब आप जदयू की दशा देख लीजिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जदयू इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी, और कोई बहुत जमाने पहले नहीं, आज से 10 साल पहले जदयू इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी। आज वो राज्य में 3रे नंबर की पार्टी है। तो मैं आपके और आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं कि उन्होंने जो निर्णय पिछले कुछ सालों में, सिर्फ मेरे लिए नहीं, कई विषयों पर जो निर्णय उन्होंने लिए हैं, उसका पार्टी को फायदा है राजनीतिक या नुकसान है, ये तो सामने दिख रहा है आपको। सर, मेरा एक प्रश्न है सर, किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं भैया। ना, पहली बात तो मैं कभी किंग मेकर नहीं रहा हूँ, ये आपका परसेप्शन है। जो लोग भी चुनाव जीतते हैं, जो नेता या पार्टी चुनाव जीतते हैं, वो अपनी ताकत, अपने कार्यक्रम, अपने आइडियोलॉजी, अपने वजह से जीतते हैं। हमारे जैसे लोग उसमें कुछ मदद कर सकते हैं। मैं नहीं, गाइडलाइन की बात नहीं है। अगर कोई जुड़कर साथ में काम करना चाहता था, उस समय उनके साथ जुड़कर काम किया,
उसमें अपनी मुझे जो मेरी समझ बुद्धि शक्ति थी वो मैंने लगाया। अगर परिणाम हमारे इच्छा के अनुरूप हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं किंग मेकर हूँ, मैंने उन्हें बनाया। वो अपनी ताकत से जहाँ पहुँचे वो अपनी ताकत से पहुँचे हैं। आपने कहा कि आप भूमिका बदल रहे हैं, बिल्कुल भूमिका बदल रहे हैं। अब पहले से जो बड़े नेता और पार्टी थे उनकी मदद के बजाय जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है लेकिन सही लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका हाथ पकड़कर उनको चुनाव लड़ाने में मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल भूमिका बदल रहे हैं, लेकिन वो किंग मेकर और किंग की बात नहीं है। पहले जो एस्टेब्लिश्ड लीडर और पार्टियों के साथ 10 साल मैंने काम किया, आने वाले कई साल तक मैं ऐसे लड़कों के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश कोई उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला नहीं है। मैं उनके साथ अपनी ताकत बुद्धि शक्ति जोड़ना चाहता हूं ताकि एक नए मंच और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके, जिससे एक विकसित बिहार को बनाने की दिशा में प्रयास किया जा सके। बिल्कुल आता। ये आपकी जो सोच है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं ऐसे व्यक्तियों में नहीं हूं जो आज सुबह में कोई दिमाग में बात आई और शाम में उस पर एक्ट करूंगा। कांग्रेस के साथ ही क्यों, जब मैंने बंगाल के और तमिलनाडु चुनावों के बाद ये घोषणा की कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उसके बाद देश में जितने भी बड़े लीडर और पार्टियां हैं जो मेरे जिनसे मैं मिल सकता था, मैं सबसे मैं मिला, सबसे बात करी, सबसे देखा कि आगे इनके साथ क्या रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन सब देखने, जांचने, परखने के बाद ये तय किया कि नहीं, बिहार में जाकर एक सीधा ऑर्गेनिक प्रयास ही करना पड़ेगा। आपने कहा कि कांग्रेस के साथ बात बन गई होती तो क्या होता, आपको कैसे मालूम है कि बात नहीं बनी? मीडिया ने जो बताया कि भाई कांग्रेस ने तो कहा कि आप आकर ज्वाइन कर लीजिए, हमारी जिम्मेवारी लीजिए, मैंने मना कर दिया। लेकिन जैसे वो बिजनेसमैन वाली बात का मैं आंसर कर रहा था, 1 मिनट को आप मान लीजिए कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर गया होता तो भी यही कर रहा होता, क्योंकि उन्हीं मीडिया के हवाले से ये भी बताया गया था कि जो चर्चा चल रही थी उसमें ये बताया गया था कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में, ये 3 राज्यों में कांग्रेस को फिर से जीरो से, जो स्वतंत्रता से पहले वाली कांग्रेस थी, महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी, उस फॉर्मूले से एक नई पार्टी की तरह से अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। तो अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर गया होता तो भी जनसुराज ही कर रहा होता और बिहार में ही कर रहा होता। ये अलग बात है कि मेरी समझ का या मेरे सुझाव का कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी शायद कुछ उपयोग जैसा वो उचित समझते वो कर सकते थे, वो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है। कांग्रेस ने रिजेक्ट नहीं किया। आपने मीडिया, अगर आप मीडिया वाले तो खबर आपको आई होगी, उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा कि हमने प्रशांत किशोर को ऑफर दिया, प्रशांत किशोर ने उसको मना कर दिया।